नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइंस के क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपको साइंस का डेली एक टॉपिक देखने को मिलेगा। तो अगर आप दिसंबर 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपके लिए क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, पेपर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो हाई हो चुका है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जहाँ पे 2 3 4 सवाल मिला के एक क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, महज प्रत्येक सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है। तो आप 1 मिनट में तभी सवाल को कर पाएंगे जब आपको इसका जवाब जो है वो अच्छे से पता हो। ठीक है, तो अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आपको जो है वो केवल उसी टॉपिक को कवर कराएंगे जहाँ से प्रत्येक साल आपका सवाल बनता है और आगे भी बनेगा। ठीक है, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक जो है वो पॉइंट आपको बताई जाएगी जहाँ से सीधे आपके एग्ज़ाम में जो है वो सवाल यहाँ पे फंसने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले या थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता दें कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो सवाल है आपका 9 जनवरी 2023 को पूछा गया था। सवाल कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धात्विक अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, सामान्यतः धात्विक ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ओके, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा होगा वे आराम से इसका जो है जवाब उनको पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन जिनको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, जिनका साइंस वीक है, जिनको बेसिक नहीं पता है, उनके लिए हम यहाँ पे एक बार जो कंप्लीट थ्योरी बताएंगे। केवल आपको वही सब चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को जान लेते हैं। उसके बाद आपसे जो है वो स्वतः इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आपका जवाब जो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों, धातु और अधातु जो चैप्टर है, इसमें से जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो इनके भौतिक गुण को लेकर और इनके रासायनिक गुण को लेकर जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कंपैरेटिव स्टडी बताएं, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं इन दोनों के बारे में, धातु के बारे में और अधातु के बारे में। ठीक है, दोनों का तुलना करेंगे ताकि आपको जो सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगर हम धातु के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा कि यह एक ऐसा तत्व होता है जिसमें विद्युत और ऊष्मा जो है पास हो जाता है। सेम अगर हम लोग अधातु के बारे में बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि ऐसा तत्व जिससे विद्युत और ऊष्मा पास नहीं होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इसके भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे तो धातु में जो भौतिक अवस्था होता है वो अधिकतर ठोस अवस्था पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में जो ध्यान रखिएगा, पारा, मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। देखिए, धातु और अधातु चैप्टर से जो है ज़्यादातर सवाल आपको अपवाद वाले भी देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शन वाले। ठीक है, एक्सेप्शन जो केस बनते हैं वहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये पारा वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग अधातु के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स के बारे में, तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस में जैसे कि कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया। उसी तरह अगर हम लोग द्रव में बात करेंगे तो ब्रोमीन हो गया, गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे खास करके आप द्रव वाला याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। सेम एकमात्र ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है मरकरी। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसके चमक के बारे में बात करें तो धातुएं जो है वो चमकीला होती है, इसमें चमक पाई जाती हैं। लेकिन अधातुएं निष्प्रभ होती है, एक डल टाइप का होता है, DULL, डल, भद्दा टाइप का दिखाई देता है। अपवाद में है आयोडीन एवं ग्रेफाइट। आयोडीन एवं ग्रेफाइट एकमात्र जो है कह सकते हैं ऐसा अधातु है जिसमें जो है वो चमक पाई जाएगी। कठोरता के मामले में अगर हम लोग इसको डिसाइड करें तो धातुएं जो है वो सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ये सब क्या है, कठोर नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इतना सॉफ्ट होता है कि ये लोगों को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम,
पोटेशियम और लिथियम। देखिए ये सब जो धातु है वो बहुत ही क्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु। ये सब का जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसी कारण इसको जो है वो खुले हवा में नहीं रखा जाता है। अगर खुले हवा में रख दिया जाए तो ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। इसी कारण इसको कहाँ पे रखा जाता है, किरोसिन के तेल में डुबा के। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, बहुत रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसी कारण इसको जो है वो किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। सेम अगर हम लोग बात करें अधातु में, तो सामान्यतः जो अधातु में होती है वो आपका मुलायम होती है, अपवाद में केवल हीरा है, डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो बहुत कठोर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए डायमंड जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली नन मेटल नहीं है। नन मेटल इसीलिए इसको माना जा रहा है क्योंकि यह जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं ग्रेफाइट भी देखने को मिलेगा, तो ग्रेफाइट भी जो है वो कार्बन का ही अपरूप है। डायरेक्टली कहा जाए तो ग्रेफाइट जो है यहाँ पे नन मेटल नहीं है, चूँकि ये कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए इसको जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें घनत्व के बारे में, तो डेंसिटी जो है वो धातु में का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, उच्च होता है। अपवाद में आपका सोडियम और पोटेशियम हो गया, लिथियम भी आ जाएगा अपवाद में। सेम अगर अधातु के डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता क्या होता है धातु में, तो उच्च होती है। तो देखिए आघात वर्धनीयता क्या होता है, इसको इंग्लिश में मेलिएबिलिटी कहा जाता है, यानी कि वैसा चीज़, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसको ठोकने पीटने पे चादर के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चादर के रूप में बदल जाए, सीट के रूप में बदल जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता। आघात मतलब चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने पे जो चादर के रूप में बदल जाए, सीट के रूप में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये चीज़ जो है वो आपको धातु में देखने को मिलेगी। धातु में ये प्रॉपर्टी आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। अधातु में आपका निम्न होता है। लचीलापन, तो धातु में लचीलापन ज़्यादा होगा, अधातु में लचीलापन नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है, ये भंगुर होता है। ठीक है, क्षण भंगुर टाइप का, भंगुर कह सकते हैं। ठीक है, भंगुर मतलब तुरंत जो है वो टूट जाता है, ब्रिटल। उसके अलावा ध्वन्यात्मकता, सोनोरस जिसको कहते हैं, SONOROUS। ध्वन्यात्मकता क्या होता है, जिसको ठोकने पीटने पे एक साउंड निकलता है, अच्छा सा साउंड निकलेगा। जैसे कि आप लोगों ने घंटी सुना होगा, घंटी क्या होता है, लोहा का जनरली बना होता है, उसको पीटने पे ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसी गुण को ध्वन्यात्मकता कहते हैं। तो धातु में उच्च पाया जाएगा, अधातु में ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका निम्न देखने को मिलेगा। उष्मा चालकता, तो देखिए धातु सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अधातु जो है वो कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। विद्युत चालकता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगा कि नहीं, तो ये सुचालक है, गुड कंडक्टर, और ये कुचालक है, बैड कंडक्टर। तन्यता शक्ति, देखिए तन्यता शक्ति क्या होता है, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें अगर किसी पदार्थ को खींचा जाए, ठीक है, तो वो पतले तार के रूप में बदल जाती है बिना टूटे हुए। ठीक है, तो उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो धातुओं में जो है वो उच्च पाई जाती है, अधातुओं में डक्टिलिटी का गुण जो है वो नहीं पाया जाता है, ना के बराबर, तो निम्न। ठीक है, अब आगे है गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो धातुओं का हाई पाया जाएगा, उच्च हो जाएगा, एंड अधातु का निम्न हो जाएगा। ठीक है, अपवाद इसमें ध्यान में रखिएगा, सोडियम एंड पोटेशियम, उसके अलावा लिथियम है, तो ये लोगों का जो है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितना भी धातु होगा सबका उच्च होगा। उसी तरह अधातु में आपको याद रखना है कि इसका जो जनरली आपका गलनांक एंड क्वथनांक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपका निम्न होगा, लेकिन इसमें भी अपवाद है आपका डायमंड। डायमंड चूँकि बहुत कठोर होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा। तो बस इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके भौतिक गुण के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसके रासायनिक गुण के बारे में बताते हैं, जहाँ से आपके सवाल आए हुए हैं और आ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका रासायनिक गुण धातु और अधातु का। तो अगर हम लोग धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। उसी तरह अगर हम लोग अधातु से रिएक्शन कराएंगे, अधातु को किससे रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से, तो हमारा आधात्विक ऑक्साइड बनती है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड आपका बन रहा है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये तो होता है आपका क्षारीय नेचर का यानी कि बेसिक नेचर का। ये सवाल कई बार देखने को आपको मिलेगा और जो अभी मैंने आपको सवाल दिखाया था वो यहीं से आपका रिलेटेड था। उसी तरह अगर हम लोग अधात्विक के बारे में बात करें तो ये अधिकतर जो है वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर का जो है वो होता है। सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो बेसिक, और नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है एसिडिक। सेकेंड अगर रिएक्शन बात करें जल से अभिक्रिया, अगर धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाए तो ये आपका धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये चीज़ याद रखिएगा, जल से रिएक्शन कराने पे या तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड और प्लस में जो है आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अधातु जल से रिएक्शन नहीं करती है, अपवाद है केवल ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं, ठीक है। जनरली जो है वो नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन दो अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो जल में घुल जाते हैं। जो आपके सिलेबस में है उतना ही तक मैं आपको जो है वो यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए अम्ल से अभिक्रिया, तो धातुएं जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। मेटालिक साल्ट जो है वो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनाएंगे। अधातु जो है वो यहाँ पे अम्ल से रिएक्शन नहीं करेंगे। क्षार के बारे में बात करें, बेस के बारे में, तो धातु जो है वो यहाँ पे कुछ धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सभी धातु नहीं, कुछ धातु, ठीक है। अधातु जो है वो यहाँ पे क्षार से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो देखिए इस रिएक्शन को दिखाते हैं आपको। सोडियम ले लेते हैं, ये एक धातु है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए Na+H2O तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस H2 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो भली भांति ये सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं धातु के उपयोग में, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विद्युत तार का निर्माण जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। तांबा, लोहा एवं एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण जैसे आदि में किया जाएगा। लोहा का उपयोग मकान एवं पुल निर्माण में, सोना चांदी ज्वेलरी बनाने में, मैग्नीशियम आतिशबाजी में, आतिशबाजी जो पटाखे वगैरह जो आते हैं उनमें, ठीक है। खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, एल्युमिनियम का। टीन का उपयोग विद्युत, फीज तार एवं खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में जो है वो टीन का उपयोग किया जाता है। पारा मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में भली भांति पता होगा। सोडियम टाइटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष शोध में होता है। लेड का उपयोग एक्सरे हेतु, ठीक है, लेड का उपयोग एक्सरे हेतु। तो ये सब जो है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, यही सब से जो है आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। अब हम लोग अधातु का उपयोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयले आदि के रूप में। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग। हाइड्रोजन का वनस्पति तेल के उत्पादन में उपयोग। आयोडीन का रोगाणु रोधक के रूप में उपयोग है। आयोडीन का आयोडाइज्ड नमक के रूप में उपयोग है। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में उपयोग होता है। नाइट्रोजन का पौधा द्वारा प्रोटीन बनाने में। द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को संरक्षित रखने में उपयोग है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में, देखिए ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। और ये सब क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। हाइड्रोजन का नाम आया, आयोडीन का नाम आया, नाइट्रोजन का नाम आया, क्लोरीन का आया, ऑक्सीजन का आया, ये सब क्या था, अधातु था। और कुछ है, क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कीटनाशक में भी किया जाता है। गैमेक्सिन एक दवा होती है कीटनाशक के लिए, तो उनके निर्माण में भी किया जाता है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम का उपयोग गैस बैलून को भरने में। नियॉन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट में। और आर्गन का उपयोग जो है वो आपका विद्युत बल्ब में। तो ये सब आपके नॉन मेटल्स थे और ये लोगों का जो है वो उपयोग मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही थ्योरी था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो केमिकल प्रॉपर्टी एवं रासायनिक, जिसको रासायनिक गुण कहते हैं, एंड तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग, ठीक है, यूजेज।
तो बस 3 टॉपिक अगर आप इस चैप्टर से करके जाते हो तो आपका जो इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अब पिछला साल जितने भी सवाल पूछे गए थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने यहाँ पे पिक किया है, आपको दिखाते हैं। आपसे जो है वो सभी सवाल जो है आसानी से अब बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी होंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था इसका जवाब अब आपको पता चल गया होगा कि धातुएं जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो सही बात है। सामान्यतः धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये भी सही बात है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ये आपका गलत दे रखा है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर का होता है। 4 है कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। सेकंड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका 11 जनवरी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। सामान्यतः अधात्मीय अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सामान्यतः अधात्मीय अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, सही बात दे रखा है भाई, नहीं करती है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, देखिए यहीं पे ये जो है फंस गया। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और यही आपका गलत हो जाएगा। आगे भी देख चेकआउट कर सकते हैं। सामान्यतः अधात्ु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है। अधातु ना तो आघातवर्ध होती है ना ही तनी, तो ये सब तीनों जो है वो सही दे रखा है, सही पॉइंट है आपका, ठीक है। गलत पॉइंट केवल ये दे रखा है और गलत वाला पूछा गया है, तो आपका 2 हो जाएगा। तीसरा सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर। देखिए सोडियम को वाटर में नहीं रखा जाता है, ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। सोडियम रिएक्ट वाइब्रोसली विथ ऑक्सीजन, बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ जो है वो ये रिएक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, एंड इसको अगर खुला हवा में छोड़ दिया जाए तो बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये बात तो आपका सही है, लेकिन ये वाला जो है वो गलत है। तो रीजन जो देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, ओके। अगला सवाल है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन में दे रखा है फास्फोरस इज स्टोर्ड इन किरोसिन। रीजनिंग है इसका जो कारण दे रखा है वो है आपका फास्फोरस कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो देखिए फास्फोरस जो है जनरली 3 टाइप्स को देखने को मिलता है, एक होता है रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाइट फास्फोरस के बारे में बात किया जाए तो ये जो है वो कमरे के तापमान पे जो है वो तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, तेज़ी से जो वो रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसे हो गया। और इसी कारण इसको क्या किया जाता है कि पानी के अंदर जो है वो इसको रखा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन था वो आपका तो गलत हो गया, इसको पानी के अंदर रखा जाता है ना कि किरोसिन के अंदर। किरोसिन के अंदर आपको सोडियम को रखा जाएगा, पोटेशियम को रखा जाएगा, लिथियम को रखा जाएगा। फास्फोरस कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर, तो ये बात सही है कि फास्फोरस को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो जो है वो उससे रिएक्शन करते हैं, आग पकड़ लेता है। ये बात आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सेम ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है देखा जाए तो 3 वाला सही है, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है। तो मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम, लिथियम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोली याद कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी देखा जाए तो पोटेशियम का होता है, उससे कम सोडियम और सबसे कम जो है वो आपका इन तीनों की तुलना में लिथियम का होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः जो है वो इन्हें किरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। आराम से आप इसका जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है, सभी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास डेली हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। क्लास जो है मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाएगी। एंड क्लास आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके।
चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।